सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं टीएफआई यानी थिंक फॉर इंडिया। 2 दिनों से एक मामला सोशल मीडिया पे बड़ा ही चर्चा में है। सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं बल्कि ग्राउंड पे भी लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, आपस में परिवार में बातें कर रहे हैं। जो जिन बच्चों को माँ बाप के फोन आ रहे हैं, उस फोन कॉल पर इस तरह की चर्चाएं जो है वो चल रही है। मामला है कि बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष जी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्याएं तो काफी होती हैं हमारे देश में, और अक्सर कोई क्राइम इतना ज्यादा होने लगता है कि फिर उसका एक सामान्यीकरण कर दिया जाता है, फिर वो खबर रह ही नहीं जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया में ये खबर इसीलिए चर्चा में आई क्योंकि अपनी आत्महत्या से पहले उन्होंने काफी ठंडे दिमाग से एक 24 पन्ने की नोट लिखी है, सुसाइड नोट लिखी है, और उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया है। यानी ये बताता है कि वो आदमी कायर नहीं था, वो आदमी पढ़ा लिखा आदमी था। उन्होंने काफी सोच समझ कर ये कदम उठाया है। उन्होंने अचानक से ये नहीं कि गुस्सा आ गया और उन्होंने ये कदम उठा लिया। और इसके पीछे बताया जा रहा है उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया का हाथ है। और अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा है कि कैसे मीडिया जब निकिता के घर पे पहुंची है तो वहां भी उनकी अकड़ जो है वो कम होती हुई नहीं दिख रही है, और वहां पर उन्हें वो लोग आंख दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ 2 अतिथि जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा समय आपका न लेते हुए हमारे साथ बताना चाहूंगा कौन कौन है। ज्योति पांडे जी हैं हमारे साथ, लड़का हुआ है कि लेखिका हैं और वकील हैं। साथ ही हमारे साथ अमित लखानी जी हैं, मेन वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और संस्थापक हैं। और ग्राउंड पर इन दोनों ने काफी काम किया है, जो भी मुद्दा हम देख रहे हैं अभी, जो मुद्दा सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है उसे लेकर। तो सबसे पहले ज्योति जी से ही शुरू करते हैं, और सिर्फ मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा कि कितने अतुल सुभाष हैं? हम तो एक की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, एक हैं जो जिनका मामला सोशल मीडिया पे आगे हम लोग बातें कर रहे हैं, ऐसे कितने अतुल सुभाष हैं ज्योति जी? यदि आप एनसीआरबी की वेबसाइट चेक करें, जब हमने बात करनी शुरू की थी 2012 में, तब हर साल विवाहित पुरुषों का जो आत्महत्या का मामला था वो लगभग 60-70 हजार हुआ करता था। साल दर जी साल बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल से अब अगर अभी आप चेक करेंगे तो अराउंड 1 लाख तक पहुंचता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड रहते हैं। अगर आप मैं जी जी आपको अपना इनबॉक्स इनबॉक्स दिखाऊं फेसबुक पेज का या इंस्टाग्राम का, तो छोटे छोटे जगहों से मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कहीं पब्लिश नहीं होते हैं, पर उनके किसी जी जी पड़ोसी ने या किसी ने बता दिया कि उन्होंने जहर खा लिया या सल्फास खा लिया। वो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं होते कि लंबे चौड़े सुसाइड नोट छोड़ के जाएं, लेकिन अतुल जी सुभाष बहुत है, सिर्फ एक नहीं है। और यही अभी मैं आपसे ऑफ द कैमरा भी कह रही थी कि ये तो मामला तूल पकड़ गया। हम तो रोज ही इस तरह के मामलों से कई सालों से जूझ रहे हैं। जी जी। तो आपने मतलब इससे पहले कौन सा ऐसा मामला देखा है जो आपको काफी गंभीर लगा हो, या फिर स्ट्रेंज लगा हो आपको, या फिर आपको लग रहा हो कि ऐसा भी हो रहा है, आपके मन में कुछ ऐसा आया हो? ऐसा कोई मामला आपने जो देखा हो, अगर आपको याद हो ऐसा कुछ हाँ, तो? हाँ। अभी ये अतुल के केस से पहले ही 4-5 दिन पहले ही फॉरमैन इंडिया ने जी वो जी। कवर भी किया। और एक बहन का मुझे कॉल आया था, एक लड़की का, ये बोलते हुए कि मेरे भाई के हत्या को सुसाइड बनाया गया है और उसको अभी 2 महीने हो अच्छा। चुके हैं, एफआईआर हुई नहीं है। तो मैंने वो जी पूरा जी। जब समझा, मैं सीसीटीवी फुटेज भी देख रही हूँ, सब कुछ स्पष्ट है कि वो आत्महत्या नहीं है, फिर भी उसको आत्महत्या रजिस्टर किया गया है, इस तरह से किया गया है कि लग रहा है कि वो बिल्कुल भी आत्महत्या नहीं है। तो इस तरह के तो बहुत मामले हैं। ये अभी आपने जब बोला तो मुझे अचानक से ये वाला मामला याद आ गया, जहाँ पर वो लड़की बेचारी परेशान होती रही, रोती रही, लेकिन उसकी बात कोई सुन नहीं रहा था। तो एटलीस्ट हम लोगों ने उसे मंच दिया कि आप बात करिए अपने बारे में। तो फिर जी जी। आज जो है मैं देख रही थी कि फॉर्मन इंडिया ने कई सारे इस तरह के मामले जो है सामने लाए हैं, कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं। आई थिंक अमित भी बेटर बता पाएंगे, उनके पास भी बहुत केसेस आते हैं इससे। जी जी। जी जी। अमित जी, आपसे थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे हम कि जैसे किसी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो हमारा ये कहना है कार्रवाई होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रशासन या पुलिस कार्रवाई नहीं करता है तो राज्य का जो महिला आयोग है उसके पास आप जा सकते हैं। अगर वहां से भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो आपके पास फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग है वहां पे भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वो संज्ञान स्वतः भी ले सकते हैं।
पुरुषों का क्या अमित जी? इसके लिए कुछ है फ्रेमवर्क या क्या होना चाहिए? आप इस पे बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे। अनुपम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब एक महिला एक विक्टिम होती है तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला थाना है, एक वुमेन सेल बने जी हुए जी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग है, स्टेट वुमेन कमीशन है, तमाम एनजीओ हैं जिनके पास सरकारी पूरा तंत्र जिनके लिए काम करता है, उनको फंडिंग मिलती है, उनके पास बहुत सारे इस तरह के रिसोर्सेस हैं। तो जी जी ना हमारे पास सरकार की तरफ से कोई एक हेल्पलाइन है जहां पर एक पुरुष जाके बात कर सके, कोई आयोग हम्म। नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर एक पुरुष जाके कह सके कि मेरे साथ प्रताड़ना हो रही है, मेरे साथ हरासमेंट हो रही है। हमारे कानून, जितने भी कानून हैं वो पक्षपाती, लिंग पक्षपाती कानून हैं, जेंडर बेस्ड बने हुए हैं। जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जी जी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ फॉर एवरी सिटीजन। ये हमारा कानून के कॉन्स्टिट्यूशन सामने बोलता है। सब बराबर। और हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, आर्टिकल 15 में। लेकिन जब जी कानून बनाने की बात आती है तो ये सारे जितने भी कानून हैं वो सिर्फ महिलाओं के पक्ष में बनाए जाते हैं। पुरुष को इसका कोई भी संरक्षण नहीं है। मिसाल के तौर पे घरेलू हिंसा का कानून। अब घरेलू हिंसा एक महिला के साथ भी हो सकती है, एक पुरुष के साथ भी हो सकती है। जी अगर महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो एक कानून है जिस जहाँ पे वो कोर्ट में जा सकती है, जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, जहाँ पे उसको मेंटेनेंस मिल सकता है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर एक पुरुष के साथ घरेलू हिंसा होती है, क्योंकि घरेलू हिंसा जो है वो उसका बहुत बड़ा दायरा है। वो मेंटल क्रूअल्टी से शुरू होते होते फिर वो फिजिकलिटी, इकोनॉमिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, वो बहुत बड़ा दायरा है क्रूअल्टी का और घरेलू हिंसा का, जो एक पुरुष के साथ भी हो सकती है। लेकिन पुरुष के लिए जी कोई कानून नहीं है। तो हमारे देश में अगर एक पुरुष हैरास हो रहा है, पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, कोई कानून नहीं है, कोई आयोग नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो और दूसरी बात ये है अनुपम जी कि हमारी जो सोसाइटी है, जी हमारी सोसाइटी ने भी एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं बना रखा कि कोई पुरुष अगर कोई आता है, खुल के बात करता है तो उसकी बात सुनी जाए। उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसकी मौकरी बना दी जाती है कि यू आर नॉट अ मैन इनफ, तू संभाल नहीं पाया, तू परिवार नहीं संभाल पाया। तो एक पुरुष को हमेशा से या तो ये देखा जाता है कि ये कमाए, ये प्रोटेक्टर प्रोवाइडर है, ये अपने परिवार का वो पीड़ित देख हो रेख ही नहीं करे। सकता। हाँ, हाँ, लेकिन उसको कभी ऐसा देखा ही नहीं जा सकता कि ये भी परेशान हो सकता है, ये भी प्रताड़ित हो सकता है, इसको भी सुनवाई की जरूरत है। और ऐसे में जब कोई चारा नहीं रह जाता तो बहुत सारे पुरुष अतुल की तरह जी यही कदम उठाते हैं। जैसा कि आपको ज्योति ने भी बताया, 1,18,000 पुरुष हर साल भारत में आत्महत्याएं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह जो है, तकरीबन 32% जो है, वो है फैमिली प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक इश्यूज, मैरिज रिलेटेड इश्यूज। इतनी बड़ी तादाद में फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिज इश्यूज की वजह से पूरे विश्व में कहीं आत्महत्याएं नहीं हो रही हैं पुरुष की, भारत में हो रही हैं। ना कभी जी जी पार्लियामेंट में बात हुई, ना कभी हमारे कानून बनाने वालों ने इसको गंभीरता से लिया, ना इस बार हम देख रहे हैं कि मीडिया में ये चीजें काफी चर्चा में आ रही हैं। वी आर ऑल्सो थैंकफुल कि चलिए मीडिया इस बात को उठा रहा है। लेकिन जी जनरली कोई सपोर्ट नहीं होता है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। और आदमी जाके, हम लोग एज अ सोसाइटी बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है जहां पर एक आदमी विक्टिम है। ये एक जी जी सच्चाई है। जी। तो मतलब आपने एक बड़ा आंकड़ा दिया कि 1,18,000 पुरुष जो हैं वो हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, और उसमें अधिकतर व्यक्तिगत, पारिवारिक और इन तरह के कारणों से ही कर रहे हैं, यानी शादी से जुड़ी समस्याओं से ही कर रहे हैं। तो ज्योति जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बचपन से लेकर अब तक हर परिवेश को देखा होगा, गांव समाज को भी देखा होगा, और अब महानगरों को भी देख रही हैं, क्या बदल गया है? ऐसा ऐसा क्या बदल गया है जो इस तरह के मामले जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं? आपकी नज़र में आपका अनुभव जो रहा है?
देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि जी, ऐसा नहीं है कि इस तरह की महिलाएँ पहले नहीं हुआ करती थीं, ठीक है? लेकिन जी, मेरे जितना मेरा अनुभव है, जो मेरा रिसर्च, पर्सनल रिसर्च जो मैं कर रही हूँ इस विषय पर, जी, जी, ये है कि क्योंकि हम पहले भी देखते थे कि भाइयों-भाइयों में झगड़ा हुआ है, तो किस वजह से हुआ है? अगर कोई ऑफेंड हो रहा है, तो आप ऑफेंड हो सकते हैं, बट सच बात यही है कि महिलाओं की जी, वजह से घरों में झगड़े होते थे। जी, लेकिन इन करप्ट महिलाओं को कानून की शील्ड प्राप्त नहीं थी। अब पिछले जी, 12 साल में ऐसा हो गया है कि लड़कियों को ये पता चल गया है कि आज भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया एक केस 498 ए का दहेज एक्ट का और बोला कि भई इस तरह से परिवारों को परेशान करना सही नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या आप उन महिलाओं को सज़ा दे रहे हैं? नहीं। तो अगर महिला को ये पता है कि 10 साल केस चल भी गया तो मेरा क्या है, मुझे तो मेंटेनेंस मिलता रहेगा ना उतने दिनों तक। हुँ, और फिर अंत में अगर वो लड़का छूट भी जाता है तो इस महिला को सज़ा तो कुछ नहीं है। तो अगर आप सिर्फ यही कहते जाएँगे कि परिवारों को परेशान मत करिए, पति को परेशान मत करिए, लेकिन पता ये है आपको कि कुछ नहीं होता है, आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी मन में एक ऊपर से भाव है लोग कि अरे कानून तो हमारे साथ हाँ, है। मेरा क्या ही कर लेगा और समाज में जब आप बाहर जाएँगी तो परित्यक्ता शब्द जो है वो स्त्री के लिए है। पुरुष को जिस जिस पुरुष को छोड़ देती है स्त्री उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो समाज जी, भी जी, आपको शील्ड दे रहा है कि ये ज़रूर आदमी ने कुछ किया होगा, ये बेचारी तो ठीक ही लग रही है। तो ये बदलाव जो है ये एक बड़ा बदलाव आया है कि अब आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सज़ा नहीं दे रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि अच्छा ये स्त्री है छोड़ देते हैं और ऐसे बहुत से मामले मैं आपको बता सकती हूँ, जहाँ ये कहा जी, गया है जी, कि अरे स्त्री है छोड़ देते हैं। तो ये जब आता है, ये बदलाव जो आया है, इसकी वजह से इस तरह की भ्रष्ट स्त्रियाँ बढ़ती जा रही हैं और वो अब एकदम जो आप कह रहे थे ना कि वो जिस तरह से निडरता से बात कर रहे हैं उसके घरवाले, उनको पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं आपने देखा होगा पिछले कितने मामले ऐसे हुए हैं जहाँ जी, बिल्कुल। तलाक के बाद बैंड बाजा बजाकर वापस लेके जा रहे हैं अपनी बेटी को, शर्म नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समाज भी कुछ नहीं कर सकता, कानून भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है जहाँ पर कानून द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये गलत है। जी, जी। सोशल मीडिया को आप कितना देखती हैं? इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो हो रहा है, जैसे आजकल इंस्टाग्राम रील आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं, लड़के भी और लड़कियाँ भी, दोनों बचपन से इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हुए जो हैं, वो बड़े हो रहे हैं। अब मैंने देखा भी था सोशल मीडिया पे और लिखा भी था कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की अगर अगर वो 8-10 साल की है और उसी समय से वो रील देखते हुए बड़ी हो रही है, रील में महँगी-महँगी गाड़ियाँ दिख रही हैं, जो लड़के दिख रहे हैं उन गाड़ियों पे घूमते हुए, फिर उसकी जब शादी होती है और उसका पति मान लीजिए 8-10 लाख की कोई गाड़ी अपनी मेहनत की 2 साल की कमाई से खरीद कर लाता है, तो क्या वो लड़की जो बचपन से ही महँगी-महँगी गाड़ियों को देख रही है, उस गाड़ी की वैल्यू उसे पता होगी? तो ये सोशल मीडिया ने कितना बदलाव लाया है इस चीज़ में या फिर इस समस्या की जड़ में क्या कहीं न कहीं है? इसे आप किस तरीके से देखती हैं सोशल मीडिया को? लेखिका हूँ तो एक बार sarcastically लिखा था मैंने कि आजकल जी, ज़्यादातर जी। शादियाँ शोशेबाज़ी के लिए ही हो रही हैं, सिर्फ़ इंस्टाग्राम में शो करने के लिए। नहीं हुँ। तो कुछ कुछ समय पूर्व तक मुझे आप एक बात बताइए, नाचते हुए आप जयमाला में आ रही हैं और वो तरह-तरह के कपड़े बदल रहा है, हल्दी, मेहंदी आपने क्या ये रस्में सुनी थी कभी? मैं यूपी की हूँ, मैंने बिल्कुल, तो नहीं कभी नहीं। सुना, ठीक है? हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। लेकिन अब वो पीले कपड़े, हरे कपड़े, फिर ये सब, तो वो जो एक नॉर्म सेट हो गया है ना, जिसको नॉर्मलाइज़ कर जी। दिया जाता है। अब एक छोटे घर की लड़की भी सोच रही है कि ऐसे शादी करनी है। अब जब उसको नहीं मिलेगा तो वो फ्रस्ट्रेट होगी। आपने जो रील्स की बातें कही ना, बहुत सारे ऐसे अभी केसेज़ हुए हैं जहाँ पर लड़कियाँ बाद में भी शादी के बाद रील बनाती रहीं, उनके रील्स पर भद्दे कमेंट थे, हस्बैंड को नहीं अच्छा लगा और उस वजह से दोनों में झगड़ा हुआ और किसी एक ने किसी का मर्डर कर दिया। ऐसे बहुत सारे किस्से आए हैं। तो सोशल मीडिया ने काम बहुत ज़्यादा खराब किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदर के हाथ में तलवार दे देने जैसी बात है कि उसके पास बुद्धि तो है नहीं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो ज़्यादातर तो बेवकूफ़ लोग और मूर्ख लोग जो हैं, वो यूज़ कर रहे हैं और उससे एक बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव समाज में जा रहा है। जी, जी। अमित जी, एक चीज़ है कि जैसे इस पूरे ही प्रकरण में बात हो रही है आपको अतुल सुभाष की, उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया की भी बात हो रही है, लेकिन उनका एक बेटा भी है। अब बेटे पे जो है सो कि कानून क्या है कि वो माँ के पास रहेगा या फिर वो अपने पिता के पास रहेगा, इस पे काफ़ी जो है सो कि वो लड़ाइयाँ चलती है, कानूनी लड़ाइयाँ चलती है और सामान्यतः ये कह दिया जाता है कि वो लड़का जो है वो या बेटा-बेटी जो भी है, वो माँ के साथ ही रहेगा, वही उससे ज़्यादा प्यार करती है और उसी का उस पर अधिकार बनता है। तो क्या पिता जो है उसके मन में उसके बेटे या बेटी के प्रति क्या कोई प्रेम का भाव नहीं होता? या फिर ऐसे केसेज़ अगर आप जो देख रहे हो ग्राउंड पे, तो आपका क्या मानना है इस पे? अनुपम जी, हम एक हेल्पलाइन चला रहे हैं, जहाँ पर जी, हमें जी। तकरीबन हुँ। 3 से 4,000 कॉल्स हर महीने आती हैं, हर महीने। इतनी कॉल्स मैं शायद चाहूँगा महिला कि आप हेल्पलाइन नंबर पे भी भी नहीं बोल दें आती हैं। अगर वो नंबर हाँ, है इस तो आप हेल्पलाइन का नंबर है 8882 498 498 जी, जी, और इन इस हेल्पलाइन में अधिकतर 88849849
जी, अधिकतर कॉल जो आती है उन पुरुषों की आती है जहाँ पर या तो शादी इस कगार पे पहुँच चुकी है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, या फिर जी। कॉल्स होती है जहाँ पर डिवोर्स चल रहा है और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो चुके हैं, केसेस हो चुके हैं, अच्छा। फर्जी केसेस डाल दिए गए हैं। अब फर्जी केसेस जब डाल दिए गए होते हैं तो एक तरीके से वॉर शुरू हो जाता है। अब पत्नी हुँ, चाहती है कि मैं अधिक से अधिक दबाव बनाऊँ पति और उसके परिवार के ऊपर। तो सबसे पहले तो उसके परिवार के जितने सदस्य हैं उनको घेरे में ले लिया जाता है। चाहे उसके हस्बैंड की मदर हो, उसके फादर हो, उसके भाई-भाभी हो, बच्चों तक को हमने देखा है एफआईआर में उनका नाम डाल दिया जाता है। उसके बाद दूसरा ये किया जाता है कि जो बच्चा है, जो आपने पॉइंट उठाया, जो हुँ, शादी में जो बच्चा है, उसको फादर से और फादर की फैमिली से बिल्कुल एलिनेट कर दिया जाए। इस तरीके से एक पावर गेम खेला जाता है बच्चे को यूज़ करके, कि बच्चे को एक तो एलिनेट कर दिया कि भई फादर इमोशनली ड्रेन आउट हो गया, इमोशनली टूट गया। दूसरा ये कि फिर कोर्ट में आप जाएँगे और कोर्ट में कहेंगे कि बच्चे के लिए हमारे को मेंटेनेंस चाहिए। तो फिर हुँ, फादर से तो बेसिकली सिचुएशन ये होती है कि फादर जो है अपनी बच्चे के लिए भी मेंटेनेंस दे रहे हैं, पत्नी को भी मेंटेनेंस दे रहे हैं, लेकिन बेटे को देखने के लिए या बच्ची को देखने के लिए वो कोर्टों की दर-दर ठोकरें खाते हैं कि हमारे को हफ्ते में 1 घंटा, 2 घंटा मिलने का समय हुँ। दे दीजिए। और इससे ना सिर्फ जो फादर है, जो आदमी है, जी, जी। बल्कि बच्चे के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे से जी, आपने सडनली एक पेरेंट हटा दिया, उसकी लाइफ से आपने डिलीट कर दिया एक पेरेंट को, और अगले दिन जी, से वो जी। पेरेंट उसके बच्चे को नहीं पता कि क्या डिस्प्यूट चल रहा है। आप देखिए कि बच्चे की क्या हुँ, मानसिकता होगी, बच्चा जब बड़ा होगा तो वो एक फादरलेस सोसाइटी का पार्ट होगा। बेसिकली बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पर मतलब बच्चे जो हैं पिता के होते हुए बिना पिता के रह रहे हैं। बाहर के देशों में हुँ। इस चीज़ को देखा गया और एक मैं शिखर धवन शेयर्ड का ही केस पेरेंटिंग ले का लीजिए हाई कॉन्सेप्ट शुरू प्रोफाइल किया में। गया है बाहर के देशों में। जी, अब इंडिया में क्या है, शेयर्ड पेरेंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 1-2 जजमेंट ज़रूर आई हैं हाई कोर्ट की, जहाँ पर उन्होंने जी, इस जी। चीज़ को बोला कि शेयर्ड पेरेंटिंग होनी चाहिए, लेकिन आपने सही कहा, अधिकतर केसों में 96% केसों में बच्चा जो है सोल कस्टडी मदर के पास होती है। फादर जो है वो धक्के खा रहा होता है बच्चे से मिलने के लिए, रो रहा होता है, बिलख रहा होता है, और हमने ऐसे तमाम केसेस देखे हैं जहाँ पर बच्चे से ना मिलने की वजह से आदमियों ने सुसाइड कर लिया। तो जी, जी। ये बहुत ही गंभीर इश्यू है। आने वाले समय में जो ये बच्चे जो हैं जिनके फादर ज़िंदा होते हुए भी वो अपने फादर से मिल नहीं पा रहे हैं, वो जो जनरेशन है वो किस तरह की जनरेशन होगी, ये भी एक बहुत ही गंभीर इश्यू है हमारी सोसाइटी के लिए। तो ये जो पूरा जो 498 ए के मिसयूज़ का, कानूनों के दुरुपयोग का जो हम बात कर रहे हैं, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। ये पूरा जो फैमिली सिस्टम है, आने वाली जनरेशंस हैं, जो हमारी सोसाइटी का ताना-बाना है, वो बिल्कुल टॉक्सिक हो गया है इस तरीके की झूठे केसेस और कोर्ट्स में। जैसे अब आप देखिए कि अतुल के केस में उसने हुँ, कैसे डिस्क्राइब किया कि कोर्ट में उसके साथ कैसे होता था। अब हुँ, अतुल ने तो हुँ। 23 पेज का एक सुसाइड नोट लिख दिया। हमारे पास रोज़ लोग आके बताते हैं कि हम कोर्ट्स में जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि हम कोई टेररिस्ट हैं। मतलब अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया, लेकिन उनको ऐसे उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है कि वो जो है, वो एक कन्विक्ट हैं। उनकी उनकी कोई सुनवाई नहीं है कोर्ट में, और ऐसे में लोग फिर ऐसी एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। अतुल ने हिम्मत करी जो है, जो सुसाइड नोट लिखा है, बहुत दुखद घटना हुई है, लेकिन वो सुसाइड नोट लिख के गया। बहुत सारे लोग तो अपनी व्यथा ही नहीं बता पाते, अपनी प्रॉब्लम्स ही जी, नहीं बता पाते कि हम किस चीज़ से गुज़र रहे थे। और जैसे जी, जी। ज्योति ने बताया, उनके सुसाइड सुसाइड की तरह नहीं, नॉर्मल डेथ की तरह रिपोर्ट किए जाते हैं। जी, जी। और कई लोग ऐसे भी हैं अभिव्यक्त करने का तरीका ही भी उन्हें नहीं पता है या फिर उन्हें मंच भी नहीं मिल पाता है, तो ये वो जो है सो कि मतलब उनका पता ही नहीं चलता उनकी व्यथा के बारे में लोगों को। तो आप अमित जी समाधान क्या देखते हैं? एक तो आपने शेयर्ड पैरेंटिंग वाली बात की, उसके अलावा इस तरह के केसेज़ कम हो न्यायपालिका को, सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? इस तरह के मामले खत्म न सही कम से कम हों और ये जो पारिवारिक कारणों से जो सुसाइड वाली घटनाएँ हो रही हैं, वो ना घटे। अनुपम जी, तकरीबन 20 साल से ये मुहिम बहुत से लोग चला रहे हैं। जी। ज्योति और हम लोग भी बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। हम लोग जी, जी। तमाम कानून बनाने वाले मंत्रियों से, लॉ मिनिस्टर से, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से
तमाम लोगों से जी, हम जी। लोग मिले हैं, हमने अपनी बात आगे रखी है। हमारे सामने तो बहुत लोग कहते हैं हाँ, ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जब सही मंच होता है तो वहाँ कोई बात नहीं करता। अब अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कानूनों में बदलाव किया गया। रिसेंटली वो ये आईपीसी, भारतीय बीएनएस हो साक्ष्य गया। अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन सबको इंट्रोड्यूस किया जी, गया। ये एक सही मौका था इन सब कानूनों में फेरबदल करने का। अभी सुप्रीम जी, कोर्ट में ने भी अपने जजमेंट में बोला है कि 498 को क्यों आपने अमेंड नहीं किया जब आपने बीएनएस इंट्रोड्यूस किया तो। ये एक मौका था जी, जहाँ पे कानूनों में जो भी लूप होल्स थे उसको ठीक करने का और उसमें ऐसे बदलाव लाने का कि उनको जेंडर न्यूट्रल किया जा सके, जहाँ पर अगर एक आदमी प्रताड़ित है तो उसकी भी सुनवाई हो। ऐसे बदलाव लाने का कि भाई अगर झूठा केस होता है तो उसके कोई कड़े प्रावधान हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे महिला संगठन है जिनको इस चीज से प्रॉब्लम है और वो जैसे ही कोई बात आती है कि झूठा केस हो रहा है तो इस चीज के लिए सड़कों पे उतर आते हैं कि नहीं, कानूनों में फेरबदल नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या जी, डिमांड कर रहे हैं? हम यही डिमांड कर रहे हैं ना कि भाई अगर कोई झूठा केस करता है तो उसमें कोई कड़ी सजा हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। पहले अरेस्टिंग से पहले या एफआईआर से पहले देखा जाए कि वाकई ही जो चीज बोली गई है उसमें कुछ तो सच्चाई है कि नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हो। जी। इसमें हम लोग क्या, हम कोई पुरुषों के लिए कोई स्पेशल कानून तो नहीं मांग रहे हैं। हम तो यही मांग रहे हैं ना कि फेयरनेस हो, कानूनों में फेयरनेस कानून के हो, सामने जस्टिस सब बराबर प्रिवेल करे। जी हाँ, तो ये बदलाव आने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो ये रुकने नहीं रुकेगा जो आज हम देख रहे हैं, ये आए दिन होता आ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि आज से 10 साल पहले हम देखते थे 64,000 के आस-पास सुसाइड होते थे। आज जी, 1,20,000 सुसाइड हो रहे हैं। हर साल ये जो सुसाइड है पिछले 10 साल में डबल हो गए हैं ये सुसाइड। और जी, इसलिए जी, डबल हो गए हैं क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। एज़ सोसाइटी हमने कुछ नहीं किया, एज़ सरकार किसी ने कुछ नहीं किया, एज़ जुडिशरी ने कुछ नहीं किया। हम लोग जी, इनसेंसिटिव हो गए हैं। आज ये सुसाइड हुआ है, 15 दिन न्यूज़ चलेगी, फिर हम आगे मूव ऑन कर जाएँगे, इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ जी, ठोस जी। कदम उठाने पड़ेंगे अगर हम सोसाइटी में कुछ बदलाव चाहते हैं तो। जी, जी। ज्योति जी, आप लीगल प्रोफ़ेशन से भी जुड़ी हुई हैं और इस मामले में ये सबसे ज़्यादा सवाल जो है न्यायपालिका पर ही उठ रहे हैं। एक तो वो जज वाला मामला आया कि जज के सामने पत्नी कहती है कि हाँ, जाओ आत्महत्या कर लो और जज जो है हँसती हैं वहाँ पर। और अभी कुछ देर पहले ही वकील का बयान आया है, अतुल सुभाष के ही वकील का, और वो कह रहे हैं कि इसको तो 84,000 रुपए का महीना मिलता था, तो 40,000 उसे बस देना था। यानी कि वो ये कुछ मान वो जब इनके वकील हैं, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है कि अतुल सुभाष जो थे वो सही थे, इनकी ही गलती बता रहे हैं। तो ये लीगल प्रोफ़ेशन में अगर आप देखें जज और वकील जो हैं, इनमें आपको कोई खामी दिख रही है कहीं, या फिर ये आजकल बहुत सारे ब्रेकअप के एक्सपर्ट वकील भी आ गए हैं जो केवल ब्रेकअप ही करा रहे हैं, जो डाइवोर्स वाले ही करा रहे हैं, तो इसमें आपको कहीं कुछ खामी नज़र आती है इसमें? सबसे बड़ी खामी जो है वो है संवेदना की कमी, सिम्पैथी नहीं है। जी, ना जी। आप इसका दर्द देख पा रहे हैं, ना उसका। महिला का दर्द तो ख़ैर फिर भी देख पाते हैं आप, पुरुष का दर्द आप नहीं देख पाते हैं। तो जिस तरह से ये जी। बात कर रहा है कि इतने, और मैंने ऐसा लिखते हुए लोगों को देखा कि 5 लाख दे के सेटल कर सकता था ना। जज ने बोला हुँ, तो था कि 5 लाख दे दो, मैं सेटल करा देता हूँ। यानी कि हुँ। आपके दिमाग में ये हार्डनिंग हो चुकी है कि सेटल करना होता है केस। इसमें क्या इतनी बड़ी बात है जो तुम इमोशनल होके सोच रहे हो कि आत्महत्या कर ली तुमने। तो हुँ, उनके हुँ। दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही है कि हमें जब न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था कहा जाता है तो उसका मतलब सेटलमेंट नहीं होता है। उसका मतलब होता है न्याय दिलवाना। वो जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत बड़ी है, और ये मैं जब लोगों के साथ बात करती हूँ तब भी मुझे महसूस होता है कि ये सिर्फ मैं सोच रही हूँ कि न्याय दिलवाना है। अगला आदमी कह रहा है हाँ, हाँ, इतने पैसे देके सेटल कर लो। तो ये जो सेंसिटिविटी की कमी है ना, और जो एक आपके सबके मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है कि महिला है तो वो तो बहुत संवेदनशील होगी। महिला जज कोई संवेदनशील नहीं होती, आपने इस केस में देख ही हुँ, लिया। जहाँ वो कह रही है पत्नी की, अरे तो ठीक है, इतने लोग मर जाते हैं तो तुम भी मर जाओ। तो वो हँस रही है हुँ, साथ में। और फिर अगली हुँ, बार जब वो हुँ। मिलती है तो कहती है अच्छा अभी तक तुम मरे नहीं, तब भी वो जज कुछ नहीं कह रही है। तो यहाँ पर जज के हाथ में पूरी पावर होती है कि वो उसको डाँट सके, चुप करा सके, या एटलीस्ट जुर्माना, फाइन लगा सके ताकि अगली बार उसकी हिम्मत ना पड़े। यानी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि मिली-भगत है सबकी। पेशकार के ऊपर भी वो कह रहा है, पेशकार का तो हम जानते जी, हैं कश्मीर से घूस लेकर लेता इंडिया रहता था हमेशा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैंने खुद भी अपने भाई का केस लड़ा हुआ है, तो मुझे भी पर्सनल एक्सपीरियंस है जहाँ पर ये कह दिया था लॉयर, हमारी जो लेडी जज हुँ, थी हुँ। उसने भी यही कहा था मेरे फादर से कि अरे आप तो सीनियर सिटीज़न हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, आपको तो आधा किराया ट्रेन में मिलता ही होगा, रोज़ आना पड़ रहा है तो हाँ, क्या हो गया? जब मेरे फादर ने ये बोला कि हर तीसरे दिन आप हमारी डेट लगा रहे हो, तो उन्होंने ये कहा। तो ये
इनसेंसिटिविटी की कमी है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो बिज़नेस एज़ यूजुअल है, इसमें इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? ये सबसे बड़ी कमी है। यहाँ पर ऐसे जी, लोग जी। बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए जिनके पास इमोशंस नहीं हैं, जो दुःख नहीं देख पा रहे हैं, जो दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। स्पेसिफिकली पुरुष के टाइप का दर्द आप नहीं समझ पा रहे। आपको पैसे कमाने हैं, वही एक आपका जो है वो रह गया है कि यही मोटो है ज़िंदगी में कि किसी भी तरह से बस पैसा कमा लेना है। तो जी, ये जी। जो है ना, इस पर काम होना चाहिए और इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है जुडिशरी पर, जो कि होने चाहिए। काफ़ी समय से ये माँग चल भी रही है। हुँ। जुडिशियल रिफ़ॉर्म की माँग जो है वो काफ़ी पुरानी और इसपे बहुत चर्चा भी होती रही है। बाकी अ, इसे सोशल मीडिया पर अगर हम देखेंगे तो महिला वर्सेस पुरुष वाला भी एक बनाया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं ना कि जब कहीं रेप की घटना होती है तो वो हर पुरुष को कहा जाता है तुम बलात्कारी हो वाली बात कही जाती है। वैसे ही अब भी मामला इसमें भी आ गया, इसे भी कुछ लोग हाईजैक करके मतलब सारी महिलाओं को जो है वो घसीट रहे हैं। तो आप जो लोगों से मिलती-जुलती हैं, उसमें क्या आपको ऐसी महिलाएँ भी तो मिलती होंगी जो अपने भाई का केस लड़ रही हैं, कोई अपने बेटे का केस लड़ रही हैं, तो क्या सारी महिलाएँ तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यही मैं सुबह से कई बार बहुत सारे लोगों को बोल चुकी हूँ कि आप एक बार उसकी माँ की तरफ तो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि महिला का वो रूप भी एक सामने है। प्रॉब्लम ये है कि जो सही प्रकार की महिलाएँ हैं, वो बिज़ी हैं अपने घर-बार में और उस काम-काम में। वो आकर सोशल मीडिया पे झगड़ा नहीं करती हैं। जी। सोशल मीडिया में झगड़ा करने वाली 4-5 कैटेगरी की महिलाएँ बैठी हुई हैं, जो सिर्फ़ ये जी, जी। बकवास करती हैं और वो एक गलत छवि प्रेज़ेंट कर रही हैं। तो ये महिला बनाम पुरुष बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत महिलाएँ परेशान हैं, मैंने अभी आपको बताया वो बेचारी लड़की इतनी हुँ। परेशान है, वो दर-दर ठोकर खा रही है कि कोई एफआईआर उसकी दर्ज करवा दे, यूपी का केस है ये। तो बहुत सारी महिलाएँ बहुत परेशान हैं, जिस घर का बच्चा चला जाता है, आप एक बार उसकी माँ से, बहन से जाकर पूछिए, बल्कि और भी कोई फ्रेंड, दोस्त कुछ तो उसके रहे होंगे, उनसे जाकर पूछिए कि उनके ऊपर क्या गुज़रती है उस समय। महिला बनाम पुरुष जी। बनाने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है और हो गया बहुत महिला बनाम पुरुष, अब न्याय की बात होनी चाहिए। जी, जी। उमेश जी, अब अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे चूँकि अब हम लोग चर्चा के अंत में जा रहे हैं, कि आपको भी तो ऐसे केसेज़ मिले होंगे जिसने आपको चौंकाया होगा कि अरे! ये ऐसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो ऐसे 1-2 मामले अगर आप बताना चाहें ताकि लोगों को भी पता चले कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? वो ऐसे मामले हैं जो आगे नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा कुछ अगर आपको याद हो तो आप बताएँ? अनुपम जी, वैसे तो अमित हम अमित आप हर वो वाला रोज केस बताओ। अमित आप वो वाला केस बताओ जहाँ पे आपने लिटरली उसको उतारा था, सुसाइड से रोका था जी लड़के को, वो जी अच्छा। ज़रूर बताओ। तो ऐसे तो मामले हमारे पास हर रोज आते हैं अनुपम जी। जी, जो वो तो रोज़ है। ज्योति जिस मामले के बारे में बता रही है, तो हमारी एक मित्र हुँ, के हुँ। थ्रू किसी को पता लगा कि एक व्यक्ति है, हुँ, वो हुँ। सुसाइडल हुआ हुआ था क्योंकि वो अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा था। बच्चा अच्छा। उड़ीसा में था और ये सेपरेटेड रह रहे थे। तो रात को मुझे हुँ। कॉल आई कि भई कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मेरे घर के पास में ही रहता था, इसलिए सबने कहा जी, कि जी। आप क्लोज़ेस्ट हैं उसके। मैंने उस व्यक्ति को कॉल किया, मैंने उससे 1 घंटा बात करके उसको काउंसिल करने की अच्छा। कोशिश करी और उसको समझाने की कोशिश करी, बिकॉज़ हम हर हुँ। रोज़ इस तरह के मामलों से जूझते हैं और मुझे ऐसा जी, जी। लगा कि काफ़ी हद तक वो समझ गया, लेकिन वो इतना ज़्यादा परेशान था बच्चे से ना मिलने की वजह से हुँ। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई बड़ा कदम ना उठा ले। 1 घंटे के बाद मैंने कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच्ड ऑफ था। तो हमने हुँ। 100 नंबर पे कॉल किया, अब जो 112 नंबर है, पुलिस को इन्फॉर्म किया। सबसे पहले तो पुलिस ने हमसे ही इतने सवाल किए कि आप कौन हैं? आप किसके लिए मदद कर रहे हैं? और ये सब। फिर मुझे पुलिस के साथ जाना पड़ा उसको ढूँढने के लिए। हमने उसको सर्च किया, उसका घर हमें उस दिन नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं दोबारा गया और कहीं न कहीं आस-पास पता करके उसको ढूँढा। उसने फांसी का फंदा लिटरली अपने पंखे पे अच्छा। लटका रखा था और वो मतलब वो लटकने की कगार पे था। मैं खुद गया, हुँ। उसका रस्सी काटी, उसको समझाया, उसको नीचे लेके गया, थोड़ा-सा उसकी फिर दोबारा काउंसलिंग करी और किसी तरीके से उसने ये कदम नहीं उठाया, हम लोग सही समय पे पहुँच गए। आज हुँ। वो अपने केसेज़ भी फाइट कर रहा है और बहुत खुश है। उड़ीसा में चला गया अपने अपने माता-पिता के साथ और हम उसकी जान बचा पाए और ऐसे बहुत से लोग हैं, जो कि उस जी। कगार पे थे, जो जब सुसाइड कर लेते, जिनसे बात की गई, जिनको काउंसलिंग करके जिनको समझाया गया कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो उसको हैंडल कीजिए। लेकिन हमने देखा है कि कभी-कभी बहुत स्ट्रॉन्ग लोग, जो कि हमें लगता है कि ऐसा कदम कभी नहीं उठाएँगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग भी किसी वीक मोमेंट में ऐसा कदम उठा देते हैं। हुँ। एक और केस था अरविंद भारती का। अरविंद भारती
भारती को हम लोग नहीं बचा पाए। अरविंद भारती के अच्छा। केस में उस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया गया कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट था और बाद में वो उसको कोई नौकरी पे नहीं रखता था क्योंकि उसके ऊपर इतने केसेस हो गए थे। बाद में उसने लॉ करी, लॉयर बना, पत्नी से डिवोर्स लिया। पत्नी से डिवोर्स लेने के बाद भी पत्नी उसको प्रताड़ित कर रही थी। उसके बाद उसने उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगा दिए, फिर उसको रेप के चार्जेस में अरेस्ट कर दिया गया, उसको कमरे में बंद कर दिया गया, उसके कपड़े उतार के 2-3 दिन उसको खाना नहीं दिया गया, उसको इतना टॉर्चर किया गया। अल्टीमेटली वो एक स्पीडिंग ट्रेन के सामने जाके उसने सुसाइड कर लिया था जब हमें ये चीज़ पता लगी थी। तो ऐसे बहुत से अनुपम जी केसेस आए दिन हमारे पास आते हैं, कहीं पे हम बहुत मदद कर पाते हैं, कहीं कहीं पर हमारे भी हाथ बंधे होते हैं। एज़ सोशल एक्टिविस्ट, एज़ मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हम जितना भी कर सकते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं, हेल्पलाइन रन कर सकते हैं या फिर उनके लिए सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स कर सकते हैं, वो सब हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बड़े पैमाने पे जो चीज़ होनी चाहिए, सरकार की तरफ से जो चीज़ होनी चाहिए, उस दिशा में कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर विक्टिम एक आदमी। जी, जी। यानी आपका कहना है कि जब तक कानून और सरकार जो है वो नियम नहीं बनाएँगे, वो एक इस तरह के मामलों को देखने के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक जो है सो कि ऐसे मामले जो हैं आते रहेंगे, कुछ ठोस नहीं हो पाएगा। अंतिम सवाल ज्योति जी आपसे ये रहेगा कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, क्या समस्याएँ दोनों में आ रही हैं या फिर एक में ज़्यादा, एक में कम या फिर ये कहीं भी किसी के साथ इस तरह का मामला जो है वो आ सकता है या हो सकता है? मैं आपको एकदम स्पष्ट बताऊँगी जो जी, जी। कानून जिस हिसाब से है, आप लव करें, अरेंज करें, मगर जी, ऐसी जी। जगह करें जहाँ आपके 4 बेल लेने वाले खड़े हों, तो वो मेरे ख़्याल से अरेंज मैरिज हुँ। नहीं होता है। इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ जी। जान-पहचान में करने से ये फ़ायदा होता है कि लोग जान-पहचान के होते हैं। अब आप लव मैरिज करें 2 स्टेट्स के बीच में, ठीक है? ये मैंने ऐसा मामला हुँ। देखा है जो उड़ीसा का लड़का जाके पंजाब में शादी कर लिया। अब अच्छा। वहाँ उसने केस फाइल किया जालंधर में हुँ। केस फाइल किया और ये यहाँ से पहुंचा और वहाँ अरेस्ट हो गए क्योंकि पुलिस उसको काउंसलिंग के लिए बुला रही थी, ये पहुंच नहीं पाया। अब वो अरेस्ट हो गया, वहाँ पर कोई बेल लेने वाला नहीं है। इस लड़के को 1 हुँ। हफ्ते जेल में बिताना पड़ा और यहाँ से हम लोग बैठ के अरेंज कर रहे हैं, तब दिल्ली एनसीआर में थी मैं। तो हम लोग अरेंज किए, किसी तरह 2 लोग पहुंचे हैं वहाँ उसकी बेल। तो प्लीज़ कैसी भी शादी करिए, कम से कम ऐसी मत करिए जहाँ पर आपके 2 भी जो है ज़मानत लेने वाले ना हों। तो जी, जी। ऐसे ऐसे अगर आप वैसे पूछेंगे तो डेफ़िनेटली जान-पहचान में करेंगे तो थोड़ा सेटल होने का आसानी रहती है। लव मैरिज जी, में जी। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ज़्यादातर आपके परिवार वाले नाराज़ हो जाते हैं, तो अब वो आपके साथ स्टैंड नहीं लेते हैं और आपको जो है दोष दिया जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, लोगों के जी, अनुभव जी, अलग-अलग जी। हो सकते हैं। बट हाँ, हाँ, जनरली हाँ। स्पीकिंग जी, जी। जो यानी लोग आपका कहना है थोड़े कि हाँ, अपनी सोसाइटी में जो करते हैं वो थोड़ा बेटर है। जी, जी। यानी अरेंज मैरेज में है क्या कि 4 लोग इधर से समझाने के लिए हैं, 4 लोग उधर से समझाने के लिए हैं, तो ऐसे में चांस रहता है थोड़ा-सा कि जो है सो कि बात बन जाएगी। जल्दी सेटल तो होगा। चर्चा के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इसका ध्यान रखना होगा कि आगे और भी अतुल सुभाष जो हैं इस तरह से शिकार न बने, इस तरह की त्रासदियों का शिकार न बने और ये आत्महत्या नहीं, ये एक तरह से हत्या ही है। और ये हत्या है, अगर हत्या हुई है तो कोई न कोई इसका हत्यारा है। वो 1 आदमी हो सकता है, वो 2 आदमी हो सकता है, वो पूरी व्यवस्था हो सकती है। तो न्याय तब तक नहीं होगा जब तक हत्यारे को सज़ा नहीं मिलेगी और न्याय तब तक नहीं होगा जब तक जो हत्यारे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके भीतर डर नहीं बैठेगा एक कि हम पर भी कभी कार्रवाई हो सकती है। ज्योति पांडे जी और अमित लखानी जी, समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप आगे भी टीएफआई पर आते रहें ऐसे मामलों पर और आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं जो दर्शकों को भी पसंद आएँगी। और इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। देखते रहिए टीएफआई। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को।